प्रोजेक्ट के लिए 10 लाख पेड़ काट दिए जाएं, या फिर जो लाइट हमें रात में देखने में हेल्प करती है वही लाइट बर्ड्स और एनिमल्स को कंफ्यूज कर रही है। साउंड्स क्रेजी, राइट? वेलकम दोस्त टू अ स्पेशल डीप डाइव। आज हम इन्हीं कॉम्प्लिकेटेड एनवायरमेंटल इश्यूज की गहरी चर्चा करेंगे। एंड हे, अगर तुम एनवायरमेंट के ऐसे ही फैसिनेटिंग टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो। बिल्कुल, हमारा मिशन सिंपल है, एनवायरमेंट से जुड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसान बनाना। लर्निंग मैप। तो चलो आज का लर्निंग मैप देखते हैं। सबसे पहले हम इंडिया की नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी 2006 को समझेंगे। राइट। फिर हम गवर्नमेंट के कुछ की इनिशिएटिव्स पर नजर डालेंगे। इसके बाद हम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी EIA की दुनिया में उतरेंगे। हाँ, EIA बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम कुछ स्पेसिफिक केस स्टडीज जैसे ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट और हिमालयन इकोसिस्टम के थ्रेट्स को डिस्कस करेंगे। और ये तो बस शुरुआत है। हम माइनिंग के इम्पैक्ट, कोरल्स, मैंग्रोव्स, सी ग्रास और यहाँ तक कि नॉइज और लाइट पोल्यूशन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी डिटेल में कवर करेंगे। तो लेट्स अनपैक दिस। चलो शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। हेडिंग नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी 2006। राइट। तो इसकी शॉर्ट डेफिनेशन ये है कि बेसिकली ये MoF-FCC यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा बनाई गई एक मास्टर गाइड है। एक मास्टर गाइड? हाँ, जिसका मेन मकसद एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और कंजर्व करना है। इसने 1986 की पॉलिसी को रिप्लेस किया था। सोचो, ये देश के एनवायरनमेंट के लिए एक रूल बुक जैसी है। ये इंश्योर करती है कि हम आज सारे रिसोर्सेज यूज ना कर लें ताकि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी कुछ बचे। कूल ना? बिल्कुल। अब आते हैं इसके कंटेंट पर। सवाल यह है कि हमें एनवायरनमेंट के लिए एक पॉलिसी की जरूरत ही क्यों है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच बैलेंस बनाना जरूरी है। यू कांट जस्ट हैव वन विदाउट द अदर। ये पॉलिसी 2006 में आई, 1986 की पॉलिसी को अपडेट करते हुए। ओके, सो ये एक अपडेट था। एग्जैक्टली। और इसका कोर लॉजिक, इसका फंडा 7 की ऑब्जेक्टिव्स पर बेस्ड है। ये याद रखना। ओके, 7 ऑब्जेक्टिव्स, लेट्स हियर देम। नंबर 1, कंजर्वेशन ऑफ क्रिटिकल एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, मतलब जो जरूरी रिसोर्सेज हैं उन्हें बचाना। सिंपल इनफ। नंबर 2, इंटरजेनरेशनल इक्विटी। ये थोड़ा टेक्निकल लगता है, बट इसका मतलब है कि जो पुअर कम्युनिटीज एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती हैं उन्हें रिसोर्सेज का सिक्योर एक्सेस देना। अच्छा, तो ये पॉलिसी सिर्फ पेड़ पौधों के बारे में नहीं बल्कि लोगों की लाइवलीहुड से भी जुड़ी है। करेक्ट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड है इंटरजेनरेशनल इक्विटी। इसका जिक्र तुमने अभी किया था। हाँ, फ्यूचर जनरेशंस के लिए रिसोर्सेज बचाना। राइट। इसका एक सिंपल एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे ग्राउंड वाटर। अगर हम आज सारा पानी निकाल लेंगे तो कल के लिए क्या बचेगा? परफेक्ट। चौथा ऑब्जेक्टिव है इंटीग्रेशन, यानी एनवायरमेंटल कंसर्न्स को इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में शामिल करना, अलग करके नहीं देखना। गॉट इट। पांचवा, एफिशिएंसी, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल करना, वेस्ट नहीं करना। सिक्स्थ, एनवायरमेंटल गवर्नेंस। एनवायरमेंटल गवर्नेंस, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इस पॉलिसी में? क्योंकि इसके बिना कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। इसका मतलब है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक पार्टिसिपेशन जैसे गुड गवर्नेंस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना। राइट, ताकि सब कुछ आम आदमी के सामने हो। एग्जैक्टली। और आखिरी, 7th, एनहांसमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल नॉलेज को कंजर्वेशन के लिए बढ़ाना। वाओ, ये तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? देखो, ये पॉलिसी बाकी सभी एनवायरमेंटल लॉज और इनिशिएटिव्स के लिए एक गाइडिंग फिलॉसफी का काम करती है। इन शॉर्ट, ये इंडिया के एनवायरमेंटल एक्शंस का ब्लूप्रिंट है। लेकिन एक सवाल है, क्या ये पॉलिसी बाइंडिंग है या सिर्फ एक सजेशन? ये एक गाइडिंग फ्रेमवर्क है, लीगली बाइंडिंग इन इटसेल्फ नहीं है। इसकी पावर इससे इंस्पायर होकर बनाए गए लॉज और रूल्स से आती है। अच्छा, तो अगर ये पॉलिसी इतनी अच्छी है तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स अभी भी क्यों एग्जिस्ट करती हैं? इंप्लीमेंटेशन, वही सबसे बड़ा चैलेंज है। पॉलिसी ऑन पेपर बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी, ब्यूरोक्रेसी, करप्शन, ये सब चीजें आड़े आती हैं। मेक सेंस। ओके, एक प्रैक्टिस क्यों? हाँ, चलो पॉज करके इसके 7 ऑब्जेक्टिव्स को जोर से रिपीट करो। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग दिस पार्ट अलाउड। ग्रेट, तो एक मिनी रीकैप। नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी 2006 एनवायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच बैलेंस सेट करने का एक फ्रेमवर्क है। चलो आगे बढ़ते हैं। हेडिंग की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन। राइट। इसकी शॉर्ट डेफिनेशन ये है कि ये वो स्पेसिफिक एक्शंस, लॉज और प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट ने नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए लॉन्च किए हैं। ओके, सो पॉलिसी गोल है और इनिशिएटिव्स उस गोल तक पहुंचने के स्टेप्स हैं। जैसे क्लीन सिटी एक गोल है तो स्वच्छ भारत मिशन एक इनिशिएटिव। समझे? परफेक्ट एनालॉजी। अब इसके कंटेंट में चलते हैं। इसकी शुरुआत होती है कॉन्स्टिट्यूशन से। एनवायरमेंट को 42nd अमेंडमेंट के थ्रू जगह मिली। राइट। यहीं से आते हैं आर्टिकल 48A, जो कहता है कि स्टेट एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, और आर्टिकल 51AG। 51AG, ये हम जैसे कॉमन सिटीजन्स के लिए क्या अहमियत रखता है? ये कहता है कि हर सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटी है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। मतलब ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। फेयर इनफ। तो इनिशिएटिव्स पॉलिसीज को एक्शन में बदलते हैं। कुछ एग्जांपल्स? बिल्कुल, चलो कुछ इंपॉर्टेंट एफर्ट्स देखते हैं। पहले तो लॉज। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाटर एक्ट 1974, फॉरेस्ट एक्ट 1927, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2022। लंबी लिस्ट है। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स भी है, राइट? जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, नमामि गंगे। फिर आते हैं मिशंस, जैसे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, स्वच्छ भारत मिशन। और इन सबको एनफोर्स करने के लिए इंस्टीट्यूशंस भी तो होंगे। करेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या NGT। ये एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए एक स्पेशल कोर्ट है। NGT नॉल वोट से अलग कैसे है? इसमें जजेस के साथ साथ एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स भी होते हैं, तो डिसीजंस सिर्फ लॉ पे नहीं, साइंस पर भी बेस्ड होते हैं, और ये केसेस को जल्दी निपटाने के लिए बनाया गया है। अच्छा,
और ग्लोबल लेवल पर इंडिया के क्या कमिटमेंट्स हैं? दो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ये पीएम मोदी ने COP26 में लॉन्च किया एनवायरनमेंट कॉन्शियस लाइफस्टाइल प्रमोट करने के लिए। लाइफ मिशन का एक प्रैक्टिकल डे टू डे एग्जांपल क्या हो सकता है? सिंपल चीज है, जैसे प्लास्टिक बैग्स की जगह क्लॉथ बैग यूज करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना, वाटर वेस्ट ना करना। इट्स अबाउट माइंडफुल कंजम्पशन। गॉट इट। और दूसरा? दूसरा है पंचमृता। ये भी COP26 में अनाउंस किए गए इंडिया के 5 टारगेट्स हैं। पंचमृता, लेट्स ब्रेक दिस डाउन। जरूर। पहला, 2030 तक 500 गीगावाट्स नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी अचीव करना। 500 गीगावाट्स, दैट्स मैसिव। हाँ। दूसरा, 2030 तक 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरी करना। तीसरा, 2030 तक 1 बिलियन टन्स कार्बन एमिशंस कम करना। 1 बिलियन टन्स। चौथा, 2030 तक इकोनॉमी की कार्बन इंटेंसिटी 45% से कम करना। और पांचवा, 2070 तक नेट जीरो का टारगेट अचीव करना। वाओ, इन पंचमृता टारगेट्स में से कौन सा सबसे एम्बिशियस लगता है और क्यों? आई थिंक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल कैपेसिटी, क्योंकि ये सिर्फ न्यू कैपेसिटी बिल्ड करने के बारे में नहीं है। इसके लिए पूरे ग्रिड को अपग्रेड करना पड़ेगा, स्टोरेज सॉल्यूशंस चाहिए होंगे। इट्स अ ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंज। मेक सेंस। कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स भी है ना? हाँ, परिवेश पोर्टल है। ये एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए एक सिंगल विंडो पोर्टल है। परिवेश पोर्टल से पहले एनवायरमेंटल क्लियरेंस का प्रोसेस कैसा था? बहुत फ्रैगमेंटेड था, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में फाइल्स घूमती रहती थी, बहुत डिलेज होते थे। परिवेश ने इसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की है। ओके। इसके अलावा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, फॉरेस्ट एरिया की इन्फो के लिए, और क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल और वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल है। तो इन सब इनिशिएटिव्स का रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या हुआ है? इम्पैक्ट मिक्स्ड है। प्रोजेक्ट टाइगर जैसे इनिशिएटिव्स ने ऑन ग्राउंड चेंज लाया है। टाइगर पॉपुलेशन बढ़ी है, लेकिन कई एरियाज में जैसे एयर पोल्यूशन अभी भी बहुत काम बाकी है। इंप्लीमेंटेशन, जैसा पहले कहा, एक हर्डल है। तो कंक्लूजन ये है कि इंडिया ने काफी कुछ किया है, बट कंटिन्यूअस एफर्ट जरूरी है। बिल्कुल। अब एक प्रैक्टिस क्यू, पॉज लो और पंचमृता के 5 टारगेट्स को रिहर्स करो। उन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। Done. Mini recap. In short, India has a strong framework of laws, missions and global commitments to protect its environment. चलो अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसका जिक्र बार-बार हो रहा है। Heading: Environmental Impact Assessment. Here's where it gets really interesting. हाँ, तो EIA बेसिकली किसी भी नए प्रोजेक्ट जैसे फैक्ट्री या डैम के शुरू होने से पहले उसके पोटेंशियल एनवायरमेंटल, सोशल और हेल्थ इंपैक्ट्स की स्टडी है। Right. ये प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, मतलब नुकसान होने से पहले ही रोक लो। सोचो तुम एक घर बना रहे हो। EIA ये चेक करने जैसा है कि घर बनाने से नेबरहुड के पानी, हवा या ट्रैफिक पर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा। परफेक्ट। अब इसके डिटेल्स में जाते हैं। EIA एक डिसीजन मेकिंग टूल है। ये प्रोजेक्ट के अलग-अलग ऑल्टरनेटिव्स को कंपेयर करके बेस्ट ऑप्शन चुनता है। इंडिया में इसकी शुरुआत 1976-77 में हुई। इतनी पुरानी? हाँ, लेकिन 1994 तक इसके पीछे कोई कानूनी ताकत नहीं थी। 1994 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर इसे मैंडेटरी बनाया गया। Okay, so it became legally binding then. यस। और इसका कोर लॉजिक 2006 के EIA नोटिफिकेशन में है। इसके हिसाब से प्रोजेक्ट्स को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए और बी क्या फर्क है? कैटेगरी ए बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से क्लियरेंस चाहिए। इसके लिए सेंट्रल लेवल पर इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी IAA और एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी EAC हैं। और कैटेगरी बी? वो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट से क्लियरेंस चाहिए। इसके लिए स्टेट लेवल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी SEIA और स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी SEAC हैं। ओके। कैटेगरी बी में भी 2 सब कैटेगरीज हैं, B1 जिनके लिए EIA जरूरी है और B2 जिनके लिए EIA जरूरी नहीं है। वेट, कैटेगरी B2 प्रोजेक्ट्स जिनको EIA नहीं चाहिए, क्या वो एनवायरनमेंट को बिल्कुल हार्म नहीं करते? थियोरेटिकली उनका इम्पैक्ट कम माना जाता है, लेकिन ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। कई बार छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स मिलकर बड़ा क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या है? पहले डिटेल स्टडी होती है, फिर एक EIA रिपोर्ट बनती है, फिर होती है पब्लिक कंसल्टेशन। पब्लिक कंसल्टेशन? हाँ, कैटेगरी ए प्रोजेक्ट्स के लिए पब्लिक हियरिंग जरूरी है, जहां लोकल लोग अपनी कंसर्न्स बता सकते हैं। और क्लियरेंस मिलने के बाद भी पोस्ट क्लियरेंस मॉनिटरिंग होती है। सुनने में तो प्रोसेस काफी सॉलिड लगता है, लेकिन इसकी शॉर्टकमिंग्स क्या है? रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिलेज। प्रोसेस बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा है कवरेज। कई छोटे प्रोजेक्ट्स इसके दायरे से बाहर है। और पब्लिक हियरिंग प्रोसेस में काफी लेट स्टेज पर होती है, जब तक प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका होता है। अगर पब्लिक हियरिंग को प्रोसेस के शुरू में किया जाए तो क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। लोकल लोगों के वैल्यूएबल इनपुट्स प्रोजेक्ट डिजाइन को शुरू से ही बेहतर बना सकते हैं। इससे बाद के कॉन्फ्लिक्ट्स भी कम होंगे। राइट। और क्या कमियां हैं? क्वालिटी ऑफ EIR रिपोर्ट्स, अक्सर इनमें गलत या अधूरा डेटा होता है। और सबसे बड़ा इशू क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट प्रमोटर ही EIR करवाता है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। राइट, ये तो सबसे बड़ा फ्लॉ है। अगर प्रोजेक्ट प्रमोटर ही EIR का पैसा दे रहा है तो रिपोर्ट अनबायस्ड कैसे हो सकती है? यही तो सवाल है। ये ऐसा है जैसे स्टूडेंट खुद अपनी आंसर शीट चेक कर रहा हो। और आखिरी प्रॉब्लम है कंप्लायंस। मॉनिटरिंग कमजोर है। पोस्ट क्लियरेंस मॉनिटरिंग को और इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है? शायद रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी यूज करके या लोकल कम्युनिटीज को मॉनिटरिंग में इन्वॉल्व करके। एग्जैक्टली। टेक्नोलॉजी जैसे सैटेलाइट इमेजरी का यूज हो सकता है, इंडिपेंडेंट ऑडिट्स हो सकते हैं। वे फॉरवर्ड यही है कि एक इंडिपेंडेंट EIA अथॉरिटी बनानी चाहिए, पब्लिक हियरिंग का स्कोप बढ़ाना चाहिए और NGT को और डाइवर्स बनाना चाहिए। ओके, एक प्रैक्टिस क्यों? ओके, प्रैक्टिस सेइंग द फुल फॉर्म्स ESC, SEIIA, SAC। Good one. Mini recap. In short, EIA is a crucial tool to predict and prevent environmental damage from projects, but it faces serious challenges in India. अब इसमें कुछ recent updates भी हैं, है ना? हेडिंग,
अमेंडमेंट टू EIA रूल्स जुलाई 2022। हाँ, 2022 में सरकार ने कुछ रूल्स बदले और कई प्रोजेक्ट्स को एनवायरमेंटल क्लियरेंस से एग्जेम्प्ट कर दिया। एग्जाम कर दिया, मतलब उन्हें EIA प्रोसेस से गुजरना ही नहीं पड़ेगा। करेक्ट। ऐसा क्यों? और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं ये? एग्जाम्पशंस के पीछे लॉजिक नेशनल सिक्योरिटी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे रीजंस दिए गए हैं। स्ट्रेटेजिक और डिफेंस इंपॉर्टेंस वाले हाईवे प्रोजेक्ट्स जो लाइन ऑफ कंट्रोल से 100 किलोमीटर के अंदर हैं, उन्हें एग्जाम किया गया है। ओके, डिफेंस प्रोजेक्ट्स मेक सेंस टू सम एक्सटेंट। और 15 MB तक के थर्मल पावर प्लांट्स जो बायोमास या नॉन हेजार्डस म्युनिसिपल वेस्ट पर चलते हैं, छोटे फिशरमैन के फिश हैंडलिंग पोर्ट्स और टोल प्लाजास की चौड़ाई बढ़ाना या एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स में टर्मिनल बिल्डिंग का एक्सपेंशन, रनवे नहीं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका मतलब ये है कि नेशनल सिक्योरिटी और लाइवलीहुड जैसे रीजंस के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक किया जा रहा है, पर इससे एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट का रिस्क भी बढ़ सकता है। बिल्कुल, ये एक ट्रेड ऑफ है, स्पीड वर्सेस स्क्रूटनी। राइट। और एक और रीसेंट डेवलपमेंट हुई है सुप्रीम कोर्ट से। हेडिंग SC रूलिंग ऑन एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑर्डिनरी अर्थ, मार्च 2024। ये एक लैंडमार्क केस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इसका बैकग्राउंड ये है कि 2020 में MOE FCC ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। क्या था उसमें? उसमें लीनियर प्रोजेक्ट्स जैसे रोड्स और पाइपलाइंस के लिए ऑर्डिनरी अर्थ यानी मिट्टी निकालने को एनवायरमेंटल क्लियरेंस EC से एग्जेम्प्ट कर दिया गया। मतलब रोड बनाने के लिए जो मिट्टी चाहिए उसके लिए क्लियरेंस नहीं लेनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। तो इसमें कंट्रोवर्सी क्या थी? गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट था कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, इससे कुम्हार यानी पॉटर्स और फार्मर्स को फायदा होगा। और इसके खिलाफ क्या आर्ग्यूमेंट था? इसे NGT में चैलेंज किया गया। कहा गया कि ये आर्बिट्ररी है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है और पब्लिक ऑब्जेक्शंस को बाईपास किया गया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने इस नोटिफिकेशन को सेट असाइड कर दिया, उसे रद्द कर दिया। वाओ। What's fascinating here is the court's language. SC ने इसे completely unguided and blanket exemption कहा। ब्लैंकेट एग्जेम्पशन। हाँ, कोर्ट ने कहा कि नोटिफिकेशन ने ना तो लीनियर प्रोजेक्ट्स को डिफाइन किया, ना ही कितनी मिट्टी निकाल सकते हैं ये बताया, और कोर्ट ने इस नोटिफिकेशन को एक नेशन वाइड लॉकडाउन के दौरान अनड्यू हेस्ट में जारी करने पर भी सवाल उठाया। दिस इज ह्यूज। तो इसका मिनी रिकैप क्या होगा? This ruling reinforces that environmental protection laws cannot be diluted arbitrarily, even in the name of public interest. परफेक्ट। अब इन सब कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ में देखते हैं। चलो केस स्टडीज पर चलते हैं। हेडिंग ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। ये एक मैसिव एंड कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट है। बहुत ज्यादा। इसकी शॉर्ट डेफिनेशन ये है कि ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के सदर्न मोस्ट टिप पर एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसकी कॉस्ट है 72,000 करोड़। 72,000 करोड़। इमेजिन एक रिमोट प्रिस्टीन आइलैंड पर एक पूरा नया शहर, पोर्ट और एयरपोर्ट बनाना। That's the scale we are talking about. बिल्कुल। अब इसके डिटेल्स देखते हैं। NGT ने इस प्रोजेक्ट के एनवायरमेंटल नोड को रिविजिट करने के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है। तो ये अभी भी अंडर स्क्रूटनी है। हाँ, इसका बैकग्राउंड ये है कि ग्रेट निकोबार आइलैंड एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जहां शोम्पेन और निकोबारीज जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं। यहाँ जायंट लेदरबैक टर्टल की नेस्टिंग होती है। ओके, तो प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स क्या हैं? इसके 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला, एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। दूसरा, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो ड्यूल यूज होगा, मतलब सिविल और मिलिट्री। तीसरा, एक पूरी टाउनशिप। और चौथा, एक पावर प्लांट। इसके पॉजिटिव्स क्या बताए जा रहे हैं? होलिस्टिक डेवलपमेंट, मैरीटाइम इकोनॉमी में रोल, टूरिज्म, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये मलक्का स्ट्रेट के बहुत पास है। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के आगे क्या एनवायरमेंटल कंसर्न्स को इग्नोर किया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। यही डिबेट का कोर है। अब आते हैं क्रिटिसिज्म पर। पहला, बायोडाइवर्सिटी इंपैक्ट। ये जायंट लेदरबैक टर्टल का नेस्टिंग ग्राउंड है। गलेथिया बे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को इस प्रोजेक्ट के लिए डीनोटिफाई किया गया। डीनोटिफाई मतलब उसका प्रोटेक्टेड स्टेटस हटा दिया गया? यस। दूसरा, डिफॉरेस्टेशन। 130 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट होगा। इसका मतलब लगभग 10 लाख पेड़ कटेंगे। 10 लाख पेड़? तीसरा, थ्रेट टू ट्राइब्स। शोम्पेन ट्राइब जो एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, उन्हें बाहरी दुनिया से आई बीमारियों का खतरा है जिनके अगेंस्ट उनकी इम्यूनिटी नहीं है। शोम्पेन ट्राइब को डेवलपमेंट में इंटीग्रेट करना सही है या उन्हें उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए? ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स एथिकल क्वेश्चन है। बहुत कॉम्प्लेक्स। और चौथा कंसर्न, डिजास्टर प्रोननेस। ये एरिया रिंग ऑफ फायर में है, साइस्मिक जोन 5 में है, यहाँ अर्थक्वेक से सुनामी का खतरा हमेशा रहता है। तो इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट ये है कि ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट की डिबेट का परफेक्ट एग्जांपल है। इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? A comprehensive and transparent EIA is needed. लोकल कम्युनिटी से कंसल्ट करना और मिटिगेशन मेजर्स को स्ट्रेंथन करना जरूरी है। मिटिगेशन मेजर्स जैसे कोरल रीफ ट्रांसप्लांटेशन, ये कितने सक्सेसफुल होते हैं? बहुत लिमिटेड सक्सेस रेट है इनका। आप एक पूरे लिविंग इकोसिस्टम को कट पेस्ट नहीं कर सकते। ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल। तो अगर NGT कमेटी इस प्रोजेक्ट को रोक देती है तो इसका क्या इकोनॉमिक इंपैक्ट होगा? स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक लॉस होगा, लेकिन प्रोपोनेंट्स ऑफ कंजर्वेशन कहते हैं कि जो इकोलॉजिकल लॉस होगा वो इरिवर्सिबल है, उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। इस प्रोजेक्ट का ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता था? शायद इसको स्केल डाउन करना या किसी कम इकोलॉजिकली सेंसिटिव लोकेशन पर शिफ्ट करना। ओके, एक प्रैक्टिस क्यों? पॉज एंड ट्राई टू लिस्ट द 4 कंपोनेंट्स ऑफ द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। गुड वन। Mini recap. In short, the Great Nicobar project offers huge strategic benefits, but at a potentially devastating environmental and social cost. चलो अब एक और fragile ecosystem की तरफ चलते हैं। पहाड़ों की बात करते हैं। Heading: Himalayan ecosystem and key threats. राइट। हिमालयाज सिर्फ बर्फ के पहाड़ नहीं है, ये एक फ्रेजाइल इकोसिस्टम है जो 50 मिलियन लोगों का घर है और इंडिया के लिए वाइटल है। सोचो, हिमालयाज एक जायंट वाटर टैंक है जिससे इंडिया की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन को पानी मिलता है। अगर ये टैंक लीक होने लगे तो? एग्जैक्टली। और अभी यही हो रहा है। सिक्किम में तीस्ता डैम का टूटना और हिमाचल में फ्लड्स,
ये सब रिमाइंडर्स हैं कि हिमालयन रीजन में हमारा डेवलपमेंट मॉडल अजीब है। तो हिमालयाज की सिग्निफिकेंस क्या है, थोड़ा डिटेल में बताओ। एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस तो है ही, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, मेजर कार्बन सिंक है, वाटर रिजर्वॉयर है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है, फ्रूट्स, टिम्बर, टूरिज्म। और कल्चरल सिग्निफिकेंस, डीटी शिवा का घर, एक कल्चरल बैरियर। तो इस इकोसिस्टम को की थ्रेट्स क्या हैं? सबसे पहला, अनसाइंटिफिक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, रोड्स जैसे चारधाम हाईवे और डैम्स जो बिना प्रॉपर ईआईए के बनाए जा रहे हैं। चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है या डिजास्टर का इन्विटेशन? ये एक बहुत लोडेड क्वेश्चन है। सपोर्टर्स कहते हैं आसानी होगी, टूरिज्म बढ़ेगा। क्रिटिक्स कहते हैं कि जिस तरह से पहाड़ों को काटा जा रहा है वो लैंडस्लाइड्स को इनवाइट कर रहा है। दूसरा थ्रेट? अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन, सिटीज लाइक शिमला, मसूरी अपनी कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा कंस्ट्रक्शन झेल रहे हैं। कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए हिल स्टेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो जगह कितने रिसोर्सेज, पानी, रोड्स, वेस्ट मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सकती है और कितना पोल्यूशन अब्सॉर्ब कर सकती है बिना कोलैप्स किए। हमारे हिल स्टेशंस ये लिमिट कब की क्रॉस कर चुके हैं। तीसरा थ्रेट है इन्वेसिव स्पीशीज, लैंटाना कमारा जैसी स्पीशीज लोकल फ्लोरा को खत्म कर रही हैं। चौथा ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज। हाँ, ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना, फॉरेस्ट फायर्स, ये सब हम देख रहे हैं। और पांचवा? इंक्रीज इन टूरिज्म, गार्बेज पाइल्स एंड पोल्यूशन। सोशल मीडिया ने ट्रैकिंग को इतना पॉपुलर कर दिया है कि रिमोट एरियाज में भी अब कचरे के ढेर मिलते हैं। तो क्या टूरिज्म को हिमालयन रीजन में कंप्लीटली बैन कर देना एक सोल्यूशन है? नहीं, वो प्रैक्टिकल नहीं। सोल्यूशन है सस्टेनेबल टूरिज्म। टूरिस्ट पर ग्रीन टैक्स लगाना, प्लास्टिक को बैन करना, होम स्टेज को प्रमोट करना। एक और थ्रेट है जियोपॉलिटिक्स। इंडिया चाइना टेंशंस की वजह से बॉर्डर एरियाज में फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। यस, वहाँ एनवायरमेंटल नॉर्म्स को साइडलाइन कर दिया जाता है इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तो इन सब का रियल वर्ल्ड इंपैक्ट हम रीसेंट डिजास्टर्स में देख चुके हैं। इसका वे फॉरवर्ड क्या है? एक आइडिया है ग्रीन बोनस का। ग्रीन बोनस? ये क्या है? आइडिया ये है कि क्योंकि हिमालयन स्टेट्स पूरे देश को एनवायरमेंटल सर्विसेज दे रहे हैं जैसे साफ पानी और हवा, तो उन्हें इसके लिए यूनियन गवर्नमेंट से कॉम्पेंसेट किया जाना चाहिए। इंटरेस्टिंग। तो ये स्टेट्स को अनसस्टेनेबल एक्टिविटीज से कैसे रोकेगा? अगर उन्हें डेवलपमेंट के लिए एक्स्ट्रा फंड्स मिलेंगे तो उनकी निर्भरता माइनिंग या डैम बिल्डिंग जैसे डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज पर कम हो जाएगी। सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करना होगा और स्ट्रिंजेंट ईआईए नॉर्म्स लाने होंगे। हिमालयन इकोसिस्टम को बचाने में इंटरनेशनल कोऑपरेशन का क्या रोल है? बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि नदियां और क्लाइमेट चेंज बॉर्डर्स नहीं देखते। नेपाल, भूटान, चाइना सबके साथ मिलकर काम करना होगा। ओके, प्रैक्टिस टाइम। रिहर्स द मेन थ्रेट्स: अनसाइंटिफिक डेवलपमेंट, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज, टूरिज्म। Done. Mini recap. In short, the Himalayas are under severe stress from a cocktail of climate change and unsustainable development, threatening millions of lives. ग्रेट। चलो अगली गहरी चर्चा की तरफ बढ़ते हैं और ये है माइनिंग। ठीक है, अब हम बात करेंगे माइनिंग की, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन साथ ही काफी कंट्रोवर्शियल इकोनॉमिक एक्टिविटी है। डेफिनेटली। आखिर हमारी पूरी इंडस्ट्रियल सोसाइटी मिनरल्स पर ही तो चलती है। बिल्कुल। तो पहले इसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन। माइनिंग बेसिकली अर्थ से वैल्यूएबल मिनरल्स या दूसरे जियोलॉजिकल मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस है। सिंपल है ना? हाँ बिल्कुल। और इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल तो हर जगह है, हमारे फोन में, गाड़ियों में, यहाँ तक कि बिल्डिंग्स में, सब कुछ माइंड मटेरियल से बना है। एग्जैक्टली। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इंडिया में माइनिंग को रेगुलेट कौन करता है। प्राइमरली ये माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के अंडर आता है। ओके, MMDR एक्ट। हाँ, अब इसके दो साइड्स हैं। एक तरफ इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट बहुत बड़ा है, ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। राइट। लेकिन दूसरी तरफ है इसका एनवायरमेंटल और सोशल इंपैक्ट, और ये काफी डेविस्टेटिंग हो सकता है। जैसे कि व्हाट आर द कोर लॉजिक ऑफ इट्स नेगेटिव इंपैक्ट्स? देखो, सबसे पहला और सबसे डायरेक्ट इंपैक्ट है डिफॉरेस्टेशन और हैबिटेट लॉस। माइनिंग के लिए बड़े बड़े फॉरेस्ट एरियाज को क्लियर करना पड़ता है, जिससे वाइल्ड लाइफ डिस्प्लेस होता है। करेक्ट। दूसरा है वाटर पोल्यूशन। माइन से निकलने वाला टॉक्सिक वेस्ट, जिसे टेलिंग्स कहते हैं, अक्सर पास की नदियों और ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट कर देता है। एसिड माइन ड्रेनेज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एसिड माइन ड्रेनेज Yes. क्या होता है? जब कुछ मिनरल्स हवा और पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। ये पानी को इतना एसिडिक बना देता है कि उसमें कोई लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकती। दैट्स स्कैरी। और एयर पोल्यूशन भी तो होता होगा। बहुत ज्यादा। डस्ट, पार्टिकुलेट मैटर और हेवी मेटल्स हवा में फैल जाते हैं, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं। और सोशल इंपैक्ट, लोगों पर क्या असर पड़ता है? डिस्प्लेसमेंट। माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए अक्सर ट्राइबल और लोकल कम्युनिटीज को उनकी जमीन से हटा दिया जाता है, उनकी लाइवलीहुड छिन जाती है। तो इन सब प्रॉब्लम्स का रियल वर्ल्ड इंपैक्ट हम कहाँ देखते हैं? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कोल बेल्ट में आप इसके सारे नेगेटिव इंपैक्ट्स एक साथ देख सकते हैं। वहां आपको डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूटेड रिवर्स और डिस्प्लेस कम्युनिटीज सब मिलेगा। गोवा में आयरन ओर माइनिंग ने भी काफी एनवायरमेंटल डैमेज किया था। इसका कोई सोल्यूशन है? माइनिंग को और सस्टेनेबल कैसे बनाया जा सकता है? हाँ, इसका वे फॉरवर्ड है। पहला, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना, मतलब जो कंपनी पोल्यूशन कर रही है वही उसकी सफाई का खर्चा उठाए। ये राइट। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा, साइंटिफिक माइन क्लोजर। ऐसा नहीं कि माइनिंग खत्म हुई और गड्ढे छोड़कर चले गए। उस लैंड को रिक्लेम और रिस्टोर करना जरूरी है। रेस्टोरेशन मतलब वहां दोबारा जंगल उगाना। हाँ, या उसे किसी और प्रोडक्टिव काम के लिए तैयार करना। टेक्नोलॉजी का यूज करना, जैसे ड्रोन्स, मॉनिटरिंग के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, लोकल कम्युनिटीज को डिसीजन मेकिंग और बेनिफिट्स में स्टेक होल्डर बनाना। लेकिन क्या कंपनीज ये सब करेंगी? इसमें तो उनका खर्चा बढ़ेगा। यही तो चैलेंज है।
इसके लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल और रेगुलेटरी ओवरसाइट चाहिए। इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स होने चाहिए जो बिना किसी प्रेशर के काम कर सके। ओके, एक प्रैक्टिस क्यों। चलो, माइनिंग के 3 मेन एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स को रिपीट करते हैं। डिफॉरेस्टेशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। गुड। Mini recap. In short, mining is economically vital but comes with severe environmental and social costs that need to be managed through stricter regulations and sustainable practices. Okay, अब माइनिंग का ही एक स्पेसिफिक टाइप डिस्कस करते हैं जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हेडिंग सैंड माइनिंग। हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हेडलाइंस में कम आता है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। शॉर्ट डेफिनेशन, सैंड माइनिंग मतलब रिवर्स, लेक्स और बीचेस से सैंड को निकालना। और इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है। हर बिल्डिंग, हर रोड, हर ब्रिज को बनाने के लिए कंक्रीट चाहिए और कंक्रीट के लिए सैंड। एग्जैक्टली। सैंड दुनिया में पानी के बाद सबसे ज्यादा यूज होने वाला नेचुरल रिसोर्स है। वाओ, पानी के बाद? आई डिडंट नो दैट। हाँ, अब इसके कंटेंट पर आते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम सैंड यूज कर रहे हैं, प्रॉब्लम है इलीगल और अनसस्टेनेबल सैंड माइनिंग। इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हो। पहला इंपैक्ट, रिवर बेड डिग्रेडेशन। नदी गहरी हो जाती है जिससे उसके किनारे यानी रिवर बैंक्स अनस्टेबल हो जाते हैं और इरोजन बढ़ जाता है, जिससे फ्लड्स का खतरा बढ़ सकता है। बिल्कुल। दूसरा, इम्पैक्ट ऑन एक्वाटिक लाइफ। बहुत से फिश और दूसरे जीव सैंड में अंडे देते हैं। सैंड हटाने से उनके ब्रीडिंग ग्राउंड्स खत्म हो जाते हैं। और पानी पर क्या असर होता है? उससे ग्राउंड वाटर लेवल्स पर असर पड़ता है। नदी के पास के वेल्स सूख जाते हैं और जब आप कोस्ट पर सैंड माइनिंग करते हैं तो सलाइन वाटर यानी समुद्र का खारा पानी ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाता है, जिससे पीने का पानी और खेती दोनों बर्बाद। और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट यानी इसका जो सैंड माफिया है वो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क बन चुका है। ये लोग एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट्स और पुलिस ऑफिसर्स पर हमले करते हैं। ये तो बहुत सीरियस इशू है। इलीगल सैंड माइनिंग को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? गवर्नमेंट ने 2016 में सस्टेनेबल सैंड मैनेजमेंट गाइडलाइंस जारी की थी। इसमें साइंटिफिक तरीके से सैंड निकालने, मॉनिटरिंग के लिए आईटी और ड्रोन्स का यूज करने की बात कही गई है। लेकिन क्या ये ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट हो रहा है? यही सबसे बड़ा सवाल है। इम्प्लीमेंटेशन बहुत वीक है, स्टेट लेवल पर पॉलिटिकल विल की कमी है और करप्शन बहुत ज्यादा है। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या है? सैंड का कोई ऑल्टरनेटिव है? मैन्युफैक्चर्ड सैंड, एम सैंड, एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। ये पत्थरों को क्रश करके बनाया जाता है। इससे नेचुरल रिवर्स पर प्रेशर कम हो सकता है। स्ट्रिक्टर लॉज और उनका प्रॉपर इन्फोर्समेंट बहुत जरूरी है। राइट, ओके, प्रैक्टिस क्यू, लेट्स ट्राई टू से दिस। एम सैंड इज अ सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टू रिवर सैंड। करेक्ट। Mini recap. In short, unsustainable sand mining is destroying our river ecosystems and shifting to alternatives like M sand is crucial. चलो अब एक और controversial topic पर आते हैं, हाइड्रो पावर। हेडिंग हाइड्रो पावर। हाँ, हाइड्रो पावर यानी पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाना। इसकी शॉर्ट डेफिनेशन ये है कि ये फ्लोइंग वाटर की काइनेटिक एनर्जी को यूज करके टर्बाइंस घुमाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल तो इंडिया में भरा पड़ा है। भाखड़ा नांगल डैम, टेरी डैम, ये सब बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। करेक्ट। अब इसके कंटेंट पर आते हैं। हाइड्रो पावर को अक्सर क्लीन और ग्रीन एनर्जी कहा जाता है। क्लीन क्योंकि इसमें कोल की तरह धुआं नहीं निकलता। एग्जैक्टली। इसमें ग्रीन हाउस गैस एमिशंस नहीं होते, इसलिए इसे क्लाइमेट चेंज से लड़ने का एक टूल माना जाता है। इसका एक और फायदा है कि ये रिलायबल है। सोलर और विंड की तरह ये वेदर पर डिपेंड नहीं करता। तो फिर ये कंट्रोवर्शियल क्यों है? अगर ये क्लीन है तो प्रॉब्लम क्या है? यही इसका कोर लॉजिक है। इसके क्लीन होने पर अब बहुत सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट है लार्ज डैम्स का बनना। हाँ, डैम्स के लिए तो बहुत बड़ी जमीन चाहिए होती है। और उस जमीन पर रहने वाले लोगों का क्या? लार्ज डैम से बहुत बड़े स्केल पर डिस्प्लेसमेंट होता है। आदिवासी कम्युनिटीज को उनके घर, जमीन, जंगल से हटा दिया जाता है, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था। बिल्कुल। दूसरा, एनवायरमेंटल इंपैक्ट। डैम नदी के नेचुरल फ्लो को रोक देता है। इससे डाउनस्ट्रीम इकोसिस्टम पूरी तरह बदल जाता है। मतलब नदी में पानी कम हो जाता है। हाँ, और सेडिमेंट फ्लो रुक जाता है। नदी अपने साथ जो उपजाऊ मिट्टी लाती हैं वो डैम के पीछे रेजर्वॉयर में जमा हो जाती हैं। इससे डाउनस्ट्रीम डेल्टाज जैसे सुंदरबंस श्रिंक हो रहे हैं। और इससे एक्वाटिक लाइफ पर क्या असर पड़ता है? फिश माइग्रेशन रूट्स ब्लॉक हो जाते हैं। बहुत सी फिश स्पीसीज स्पॉन करने के लिए अपस्ट्रीम जाती हैं, लेकिन डैम उनका रास्ता रोक देता है। उनकी पॉपुलेशन क्रैश कर जाती है। और एक और चीज, ये जो बड़े रेजर्वॉयर्स बनते हैं, क्या उनसे ग्रीन हाउस गैसेज नहीं निकलती? एक्सीलेंट क्वेश्चन। यही इसके क्लीन होने के क्लेम पर सबसे बड़ा अटैक है। जब रेजर्वॉयर में पौधे और ऑर्गेनिक मैटर डूबते हैं तो वो सड़ते हैं और मीथेन रिलीज करते हैं। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट हमने हिमालयाज में देखा, जहां बहुत से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। हाँ, वहां इन डैम्स की वजह से जियोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है। 2021 में उत्तराखंड में जो चमोली डिजास्टर हुआ था, उसके लिए भी वहां बन रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को जिम्मेदार ठहराया गया। तो वे फॉरवर्ड क्या है? क्या हमें हाइड्रो पावर बनाना बंद कर देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। सोल्यूशन है रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स। ये बड़े डैम्स नहीं बनाते, बल्कि नदी के नेचुरल फ्लो को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। इनका एनवायरमेंटल इंपैक्ट बहुत कम होता है। तो हम लार्ज डैम्स की जगह स्मॉल रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर सकते हैं। यस, और कोई भी नया प्रोजेक्ट बनाने से पहले एक ऑनेस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरमेंटल और सोशल इंपैक्ट असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। ओके, एक प्रैक्टिस क्यू। चलो रिपीट करते हैं, द टू टाइप्स ऑफ हाइड्रो पावर, large dams versus run of the river. Good. Mini recap. In short, while hydropower is a non-fossil fuel source, large dams have severe environmental and social consequences, making smaller run-of-the-river projects a more sustainable choice. चलिए, अब हम कुछ बहुत ही delicate ecosystems की बात करते हैं. Let's start with corals.
हेरिंग। कॉरल्स, राइट। कॉरल्स यानी मूंगे की चट्टानें। शॉर्ट डेफिनेशन, ये छोटे छोटे मरीन एनिमल्स हैं जिन्हें कोरल पॉलिप्स कहते हैं, जो कॉलोनीज में रहते हैं। उनके हार्ड स्केलेटन से बनती हैं कोरल रीफ्स। रियल लाइफ एग्जाम्पल। इन्हें रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ तो सबने सुना ही होगा। बिल्कुल। अब इसके कंटेंट में चलते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है? आई एम गेसिंग बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी। दुनिया की लगभग 25% मरीन स्पीशीज अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा कोरल रीफ्स में या उनके आसपास बिताती हैं। 25%? दैट्स ह्यूज। हाँ। दूसरा, कोस्टल प्रोटेक्शन। कोरल रीफ्स एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं। वो स्टॉर्म सर्जेस और वेव्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कोस्टल कम्युनिटीज सुनामीज और तूफानों से बचती हैं। तो मैनग्रोव्स और कोरल्स कोस्टल एरियाज को सुनामी जैसे डिजास्टर से कैसे बचाते हैं? वो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। मैंग्रोव्स की जड़ें और कोरल्स का स्ट्रक्चर दोनों आने वाली वेव्स की स्पीड और पावर को तोड़ देते हैं। उनके बिना कोस्टल इरोजन और डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होगा। और इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी होगा। बहुत बड़ा। फिशरीज, क्योंकि बहुत सी मछलियां यहाँ रहती हैं, और टूरिज्म, स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, ये सब कोरल रीफ्स पर ही डिपेंड करता है। तो इनको थ्रेट्स क्या है? इनका कोर लॉजिक ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या है? सबसे बड़ा थ्रेट है क्लाइमेट चेंज। जब समुद्र का टेम्परेचर बढ़ता है तो कोरल्स स्ट्रेस में आ जाते हैं, और वो अपने अंदर रहने वाले सिम्बायोटिक एल्गे, जिसे जूजान्थिले कहते हैं, उसे निकाल देते हैं। ये एल्गी उन्हें उनका कलर और फूड देता है। तो उसके बिना कोरल सफेद हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। अगर टेम्परेचर जल्दी नॉर्मल नहीं हुआ तो कोरल्स मर जाते हैं। कोरल ब्लीचिंग, ये टर्म मैंने सुना है। दूसरा थ्रेट है ओशन एसिडिफिकेशन। जब हम फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं तो CO2 का एक बड़ा हिस्सा समुद्र एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे पानी एसिडिक हो जाता है और कोरल्स के लिए अपना स्केलेटन बनाना मुश्किल हो जाता है। और लोकल थ्रेट्स? हाँ, जैसे ओवरफिशिंग, डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिसेस जैसे डायनामाइट फिशिंग और पोल्यूशन फ्रॉम लैंड। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? इंडिया में कोरल्स कहाँ हैं? इंडिया में 4 मेजर कोरल रीफ एरियाज हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु और गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात, और सभी पर ब्लीचिंग का असर दिख रहा है। वे फॉरवर्ड, इन्हें कैसे बचाया जा सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट तो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना है, मतलब ग्लोबल कार्बन एमिशंस कम करना, लोकल लेवल पर पोल्यूशन कंट्रोल करना, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज बनाना और सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करना। कोरल ट्रांसप्लांटेशन पर भी रिसर्च हो रही है। Okay, practice time. Let's practice saying the main threat. Coral bleaching happens due to rising sea temperatures. Excellent. Mini recap. In short, coral reefs are vital ecosystems threatened by climate change, and the survival depends on global and local conservation efforts. अब corals की तरह ही एक और important coastal ecosystem की बात करते हैं. Heading Mangroves. मैंग्रोव्स, ये ऐसे पेड़ या झाड़ियां हैं जो कोस्टल, सेलाइन या ब्रैकिश वाटर में उगते हैं। बेसिकली ये नमकीन पानी में सर्वाइव कर सकते हैं। Real life example. इंडिया में सुंदरबंस, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है, वो रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी है। बिल्कुल। तो इनकी सिग्निफिकेंस क्या है? कोरल्स की तरह ये भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। इनकी जड़ें मछलियों और दूसरे जीवों के लिए नर्सरी का काम करती हैं। और कोस्टल प्रोटेक्शन में भी इनका रोल है। बहुत बड़ा। इनकी डेंस रूट सिस्टम सॉइल को पकड़ कर रखती है, जिससे कोस्टल इरोजन रुकता है, और ये भी तूफान और सुनामी के अगेंस्ट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। और इनका एक और सुपर पावर है ना, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। यस, ये ब्लू कार्बन इकोसिस्टम्स कहलाते हैं। मैंग्रोव्स टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट्स के कंपैरिजन में पर यूनिट एरिया 5 गुना ज्यादा कार्बन स्टोर कर सकते हैं। 5 times more. That's incredible. मैंग्रोव डिस्ट्रक्शन का एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा पोर्ट्स, इंडस्ट्रीज और अर्बनाइजेशन के लिए इन्हें काटा जा रहा है। पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज का भी असर पड़ता होगा। हाँ, सी लेवल राइज से इनके एरियाज डूब रहे हैं और पोल्यूशन इनकी हेल्थ को इफेक्ट करता है। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है? हमने देखा है कि जिन एरियाज में मैंग्रोव्स को काट दिया गया है, वहां 2004 की सुनामी में ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। इनका ना होना मतलब कोस्टल कम्युनिटीज का वल्नरेबिलिटी बढ़ना। वे फॉरवर्ड क्या है? इन्हें कैसे बचाएं? मैंग्रोव रेस्टोरेशन और एफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स, लोकल कम्युनिटीज को कंजर्वेशन में इन्वॉल्व करना, क्योंकि उनकी लाइवलीहुड इन पर डिपेंड करती है, और कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ नॉर्म्स को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करना। एक क्वेश्चन, क्या मैंग्रोव्स को आर्टिफिशियली प्लांट करना आसान है? ये नॉर्मल पेड़ लगाने जैसा नहीं है। आपको स्पीशीज, सॉइल, वाटर सैलिनिटी, टाइडल फ्लो, सबका ध्यान रखना पड़ता है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इसमें सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। ओके, प्रैक्टिस क्यू। लेट्स से इट टुगेदर. Mangroves are a natural shield against tsunamis. परफेक्ट। Mini recap. In short, mangroves are crucial blue carbon ecosystems that protect coasts and biodiversity but are threatened by coastal development. एक और coastal ecosystem है जो इतना famous नहीं है. Heading Seagrass. हाँ, सीग्रास। शॉर्ट डेफिनेशन, ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो मरीन एनवायरनमेंट में उगते हैं। ये घास जैसी दिखती हैं, इसलिए इनका नाम सीग्रास है, बट दे आर नॉट सीवीड्स। Real life example. इन्हें lungs of the sea भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल, इनकी सिग्निफिकेंस भी मैंग्रोव्स और कोरल्स जैसी ही है। ये भी बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। डुगोंग यानी सी काऊ का ये प्राइमरी फूड सोर्स है। राइट। ये भी कोस्टल इरोजन को कम करते हैं और पानी को फिल्टर करके साफ रखते हैं, और ये भी एक इंपॉर्टेंट ब्लू कार्बन सिंक हैं। तो इनको भी वही थ्रेट्स हैं जो मैंग्रोव्स और कोरल्स को है? मोस्टली हाँ। कोस्टल डेवलपमेंट, ड्रेजिंग, समुद्र की तलहटी से मिट्टी निकालना, और लैंड से आने वाला पोल्यूशन। जब पानी गंदा हो जाता है और उसमें सेडिमेंट बढ़ जाता है तो सनलाइट सीग्रास तक नहीं पहुंच पाती और वो मर जाते हैं। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट पाल्क बे और गल्फ ऑफ मन्नार में दिख रहा है, जहां इंडिया के सीग्रास मेडोज हैं। यस,
वहां इनका एरिया कम हो रहा है। इसका वे फॉरवर्ड भी रेस्टोरेशन और पोल्यूशन कंट्रोल ही है। Okay, practice cue. Dugongs eat seagrass. It's a simple way to remember their connection. गुड आइडिया। Mini recap. In short, seagrass are the underwater meadows that act as lungs of the sea, supporting biodiversity and storing carbon. चलो अब हम कुछ ऐसे pollution types की बात करते हैं जिनके बारे में हम कम सोचते हैं. Heading: Noise pollution. नॉइज पोल्यूशन, आसान शब्दों में अनवांटेड या डिस्टर्बिंग साउंड, ऐसा साउंड जो हमारी हेल्थ और एनवायरनमेंट पर बुरा असर डाले। Real life example: लगातार ट्रैफिक का शोर, कंस्ट्रक्शन साइट्स की आवाज या फेस्टिवल में बजने वाले लाउड स्पीकर्स. करेक्ट। इसका कंटेंट डिस्कशन करते हैं। हम इसे अक्सर सीरियस नहीं लेते, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये एक सीरियस हेल्थ रिस्क है। हेल्थ रिस्क कैसे? इससे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, स्लीप डिस्टर्बेंसेस और स्ट्रेस हो सकता है। बच्चों की लर्निंग एबिलिटी पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। और इसका एनवायरनमेंट और एनिमल्स पर क्या इम्पैक्ट होता है? बहुत गहरा इम्पैक्ट। एनिमल्स कम्युनिकेट करने, प्रेडेटर को डिटेक्ट करने और प्रे ढूंढने के लिए साउंड पे डिपेंड करते हैं। नॉइज पोल्यूशन उनके इस सिस्टम को डिसरप्ट कर देता है। एग्जाम्पल दे सकते हो? मरीन लाइफ पे इसका बहुत बुरा असर होता है। शिपिंग, सोनार, ऑयल एक्सप्लोरेशन से समुद्र में इतना शोर हो गया है कि वेल्स और डॉल्फिन्स जो साउंड से नेविगेट और कम्युनिकेट करते हैं वो डिसओरिएंटेड हो जाते हैं। कई बार वो बीच पर आ जाते हैं। ओह, दैट्स रियली सैड। इंडिया में इसको रेगुलेट करने के लिए क्या रूल्स हैं? हमारे पास नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000 है। इसके तहत अलग अलग एरियाज के लिए परमिसिबल नॉइज लेवल्स डिफाइन किए गए हैं: इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल और साइलेंट जोन्स। लेकिन इसका इन्फोर्समेंट, रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट? बहुत पुअर है। फेस्टिवल्स के दौरान या रोज के ट्रैफिक में ये रूल्स ओपनली तोड़े जाते हैं। इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस की बहुत कमी है। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या है? स्ट्रिक्टर एनफोर्समेंट, ग्रीन मफलर्स या साउंड बैरियर्स लगाना हाईवेज के पास, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना और साइलेंट जोन्स जैसे हॉस्पिटल्स और स्कूल्स के आसपास के रूल्स को सीरियसली लेना। नॉइज पोल्यूशन और लाइट पोल्यूशन में से आपके शहर में बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है और क्यों? आई थिंक मेरे शहर में नॉइज पोल्यूशन बड़ी प्रॉब्लम है। कंटिन्यूस हॉकिंग, कंस्ट्रक्शन और फेस्टिवल्स, ये एक कांस्टेंट स्ट्रेस फैक्टर है। Okay, practice cue. Let's just say the rule number allowed. Noise pollution rules 2000. Good. Mini recap. In short, noise pollution is an invisible threat to human health and wildlife, requiring stricter enforcement of regulations. और अब आखिरी टॉपिक जिसका जिक्र तुमने अभी किया, heading: Light pollution. लाइट पोल्यूशन, शॉर्ट डेफिनेशन: एक्सेसिव, मिसडायरेक्टेड या ऑब्स्ट्रूसिव आर्टिफिशियल लाइट, मतलब जरूरत से ज्यादा या गलत जगह पर रोशनी। Real life example. रात में शहरों का आसमान जो ऑरेंज सा दिखता है, जिससे तारे नहीं दिखते, उसे स्काई ग्लो कहते हैं। और वो लाइट पोल्यूशन का एक फॉर्म है। बिल्कुल। इसके कई टाइप्स हैं: ग्लेयर, लाइट ट्रेसपास, स्काई ग्लो। अब इसका इंपैक्ट डिस्कस करते हैं। इंसानों पर इसका क्या असर है? ये हमारे सर्केडियन रिदम यानी बॉडी क्लॉक को डिस्टर्ब करता है। हमारी बॉडी रात के अंधेरे में मेलेटोनिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करती है जो हमें सोने में हेल्प करता है। आर्टिफिशियल लाइट इसके प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करती है, जिससे स्लीप डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। और एनिमल्स पर? उन पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। नॉक्टर्नल एनिमल्स जो रात में एक्टिव होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स जो तारों को देखकर नेविगेट करते हैं वो शहरों की रोशनी से भटक जाते हैं और बिल्डिंग से टकराकर मर जाते हैं। और मैंने सी टर्टल्स के बारे में भी सुना है। हाँ, सी टर्टल के हैचलिंग्स जब अंडों से निकलते हैं तो वो समुद्र की तरफ चांद की रोशनी को देखकर जाते हैं, लेकिन बीच पर होटल्स और स्ट्रीट्स की लाइट्स उन्हें कंफ्यूज कर देती हैं और वो समुद्र की जगह रोड की तरफ चले जाते हैं। That's heartbreaking. इसका एक और इम्पैक्ट है, एनर्जी वेस्टेज। ऊपर की तरफ जारी लाइट पूरी तरह से वेस्ट हो रही है। इसका कोई सोल्यूशन है? वे फॉरवर्ड. सोल्यूशन सिंपल है। पहला, यूज लाइट ओनली व्हेन एंड वेयर इट इज नीडेड। दूसरा, शील्डेड फिक्सचर्स यूज करना ताकि लाइट नीचे की तरफ डायरेक्ट हो, ऊपर आसमान में नहीं। तीसरा, वार्म कलर की लाइट्स यूज करना जैसे येलो, ब्लू रिच व्हाइट लाइट की जगह। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है कि हम एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं और इकोसिस्टम्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ, और हम आने वाले जनरेशन से रात का आसमान और तारे देखने का मौका छीन रहे हैं। Okay, practice cue. Let's practice the solution. Use shielded lights that point downwards. परफेक्ट। Mini recap. In short, light pollution disrupts ecosystems, harms human health, and wastes energy, but can be managed with smart lighting design. तो दोस्तों, what a journey. आज हमने conservation and EIA के broad theme को explore किया। हाँ, काफी कुछ कवर किया हमने। हमने शुरुआत की नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी और गवर्नमेंट इनिशिएटिव से, जो हमारे एनवायरमेंटल एक्शंस का फाउंडेशन है। राइट, द ब्लूप्रिंट। फिर हमने EIA के टेक्निकलिटीज को समझा, उसके फायदे, उसकी कमियां और उस पर सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट लैंडमार्क वर्डिक्ट भी देखा। द शील्ड विद होल्स इन इट। हमने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट और हिमालयन इकोसिस्टम जैसे क्रिटिकल केस स्टडीज पर गौर किया। डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट की क्लासिक डिबेट। हमने माइनिंग, सैंड माइनिंग और हाइड्रो पावर के डेविस्टेटिंग इम्पैक्ट्स को एनालाइज किया। द हिडन कॉस्ट ऑफ आवर मॉडर्न लाइव्स। और आखिर में हमने कोरल्स, मैंग्रोव्स, सी ग्रास जैसे डेलिकेट इकोसिस्टम्स और नॉइज एंड लाइट पोल्यूशन जैसे मॉडर्न थ्रेट्स को भी कवर किया। बिल्कुल। अब आपके लिए कुछ सवाल, थोड़ा सोच लो। पहला, EIA प्रोसेस की 3 सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग्स क्या हैं? दूसरा, पंचामृता के 5 टारगेट्स क्या हैं, उन्हें लिस्ट कीजिए। ओके, तीसरा, मैंग्रोव्स और कोरल्स कोस्टल एरियाज को सुनामी जैसे डिजास्टर से कैसे बचाते हैं। राइट। चौथा,
ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के प्रोज एंड कॉन्स को दो पॉइंट्स में समराइज कीजिए। पांचवा, हिमालयन इकोसिस्टम के लिए अनसस्टेनेबल टूरिज्म का क्या मतलब है, एक एग्जांपल दीजिए। गुड वन। और आखिरी, नॉइस पोल्यूशन और लाइट पोल्यूशन में से आपके शहर में बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है और क्यों? ग्रेट क्वेश्चंस। अब आपके लिए एक सिंपल चैलेंज। आज हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए उनमें से कोई एक चुन लीजिए, फॉर एग्जांपल सैंड माइनिंग, और अगले 60 सेकंड्स में अपने किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को इसकी प्रॉब्लम और सोल्यूशन समझाने की कोशिश कीजिए। लेट्स सी हाउ यू डू। और याद रखिए, नॉलेज को जब शेयर किया जाता है तभी उसकी असली वैल्यू बढ़ती है। दैट्स ऑल फॉर दिस डीप डाइव। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये गहरी चर्चा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताइए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब करना मत भूलना। विल बी बैक विद अनदर स्टैक ऑफ सोर्सेज टू अनपैक। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।